बच्चों आइए जल्दी से शुरू रिवाइज करते हैं हमारी कक्षा 10वीं का अध्याय जिसका नाम है व्रत। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्रत होता क्या है। तो जब स्थिर बिंदुओं का समूह, जब स्थिर बिंदुओं को इस तरह से, जब हम किसी बिंदु को क्या करते हैं, उनका समूह बनाते हैं एक ही जगह पर ऐसे बिंदु को, तो वो जो एक समतल में जब स्थिर बिंदुओं का समूह बनता है तो जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्रत बनता है। तो व्रत की क्या होती है डेफिनेशन, कि व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। और इन बिंदु को क्या, इन बिंदु को जिस बिंदु से हम करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिंदु O आपको दिखाई दे रहा है ये व्रत का केंद्र है, तथा व्रत के केंद्र से प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे व्रत पर प्रत्येक बिंदु चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, वो समान दूरी पर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, व्रत की त्रिज्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए इस बिंदु से मैंने यहाँ पे एक व्रत बनाया, ठीक है, तो ये बिंदु मेरा क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसको हमने नाम दे दिया O। अब इस बिंदु से व्रत पे मैं कहीं पे भी व्रत के किसी भी पॉइंट पे पॉइंट खींचूं तो वो हमारी क्या कहलाती है, व्रत की त्रिज्या कहलाती है। और सारी, चाहे इस बिंदु व्रत के केंद्र से यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूं, चाहे यहाँ पे करूं, चाहे यहाँ पे करूं, वो सारी क्या कहलाएंगी, त्रिज्याएं कहलाएंगी। और ये सब आपस में क्या होती हैं, बराबर केंद्र होती हैं। तो व्रत के केंद्र को मुख्यतः O से तथा त्रिज्या को R से दर्शाते हैं और व्रत को कैसे लिखते हैं, COR से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हम सबको पता है व्रत के बारे में। व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि व्रत के केंद्र से, यहाँ पे आप देखिए ये व्रत का केंद्र O है और व्रत के केंद्र से जो जाने वाली रेखा होती है वो व्रत को दो बिंदुओं पे मिलती है। एक बिंदु यहाँ पे मिल रही है व्रत के, एक बिंदु यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं AOB व्रत का क्या है, व्यास है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि व्रत के केंद्र से व्रत पर एक रेखा खींची जाए तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसी तरह केंद्र से दूसरी तरफ रेखा खींची जाए तो ये भी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो अगर हम इस पूरी व्यास की बात करें तो कितना हो गया, R + R 2R। तो यहाँ पे हमने क्या बात सीखी कि व्रत का जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्रत का व्यास कितना होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। किसी भी व्रत में व्यासों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। कैसे, क्योंकि हम केंद्र से जाती हुई अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये, एक दो, इस तरह हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो व्रत का जो व्यास की संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। पहली बात ये, व्रत के सभी व्यास लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे मैं इस व्यास की बात करूं चाहे इस व्यास की बात करूं, सारे लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह त्रिज्याएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखनी है, 2 या 2 से अधिक व्रत जिनके केंद्र समान हो उनको हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय व्रत बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे एक व्रत मैंने बनाया, इसका केंद्र है O, इसी के अंदर मैंने सेम केंद्र से मान लीजिए एक और व्रत बनाया, तो ये दोनों व्रत कौन से व्रत कहलाते हैं, सकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो अभी हमने पढ़ा व्रत क्या होता है, व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है। अब व्रत से संबंधित हम बहुत सारी तथ्य पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवा की। व्रत की जीवा क्या होती है, तो किसी भी व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। व्रत पर स्थित 2 बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ये 2 बिंदुओं को, इनको जो मिला रहा है रेखाखंड, यहाँ पे ये 2 बिंदु है CD, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पे ये 2 बिंदु है EF, इसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, व्रत का जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन हमने लिखी है, किसी भी व्रत पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। तो इस चित्र में AB, CD तथा EF क्या है, व्रत की जीवाएं हैं। किसी व्रत में समान लंबाई की अथवा भिन्न भिन्न लंबाई की असंख्य जीवाएं होती है। अब देखो, जो त्रिज्या थी और जो व्यास था वो तो समान लंबाई के होते हैं, लेकिन जीवा की लंबाई क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। व्रत का जो व्यास होता है व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है। व्रत का व्यास कौन सा होता है, जो केंद्र से होकर जाता है। तो जो केंद्र से होकर जाता है वो क्या होती है, व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, तो यह अब आपने बात करी जीवा की। दूसरे तथ्य की हम बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। तो किसी भी व्रत पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से, ठीक है, यहां से और यहां से एक चाप मैंने मान लीजिए ये है एक चाप, और दूसरे चाप की बात करूं तो दूसरा चाप है ये इस तरह से, है ना।
तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर स्थित वृत्त को दो भागों में बंट जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो वृत्त कितने भागों में बंट गया, दो भागों में बंट गया, एक ये वाला भाग और एक दूसरा वाला भाग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, चाप बोलेंगे। इसी तरह इस वाले भाग को भी हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो वृत्त की परिधि के सतत, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये जो पूरी रेखा होती है ना गोल, ये होती है हमारी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के सतत वाले भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस चित्र में, यहाँ पे वृत्त पे दो बिंदु स्थित है पी क्यू, है ना। हमने एक पॉइंट यहाँ पे रखा x और एक पॉइंट हमने यहाँ पे रखा y। तो ये जो छोटा चाप बना इसको हम बोलते हैं पी एक्स क्यू। ये हमारा क्या कहलाता है, छोटा चाप, जिसको हम बोलते हैं लघु चाप। एक चाप हमारा बना पी वाई क्यू, ये बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। तो ये हमारा कहलाएगा लघु चाप और ये हमारा कहलाएगा दीर्घ चाप। चाप को हम इस तरह से ऊपर रेखा करके, आर्क वाली रेखा करके प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसको माइनर आर्क और इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। तो ये बात की हमने चाप की। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। तो वृत्त का जब व्यास होता है ना, वो क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक हो गया हमारा ऊपर वाला भाग और एक हो गया हमारा नीचे वाला भाग। तो जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, वो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो यहाँ हमने वृत्त के व्यास से वृत्त को दो भागों में बांटा, एक ऊपर वाला रह गया और एक नीचे वाला। तो ये जो प्रत्येक भाग है, ये जो एक भाग है, हमारा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो यहाँ पे ए एक्स बी एक क्या है, अर्धवृत्त है। और ए ओ बी वृत्त का क्या है, व्यास है। ओ ए तथा ओ बी वहां पे क्या है, त्रिज्या है। मतलब ये दोनों तो त्रिज्याएं हैं, ये ए बी पूरा व्यास है और ये पूरा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम वृत्त की परिधि की। तो वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी, यानी कि मान लीजिए ये वृत्त है और इसका हमने पूरा चक्कर लगाया इस तरह से, यहां से स्टार्ट किया हमने चक्कर लगाना और हमने पूरा चक्कर लगाया, तो ये हमारा क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। दूसरे शब्दों में उस वक्र की रेखा की लंबाई जो जिस पर वृत्त का निर्माण करने वाले बिंदु स्थित हैं, वो सब वृत्त का क्या कहलाते हैं, परिमाप कहलाते हैं या परिधि कहलाते हैं। वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई इंटू त्रिज्या के या पाई इंटू व्यास के। तो हम अगर बात करें कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आप बिल्कुल ऐसे याद रखें, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब हम आगे बात करेंगे वृत्तखंड की। किसकी बात करेंगे, वृत्तखंड की। तो देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं से वृत्त पे स्थित दो बिंदु का रेखाखंड वृत्त को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। तो ये जो रेखाखंड है ये हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे वृत्त की प्रत्येक जीवा, कोई भी जीवा हो, वृत्त को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वृत्त पे दो बिंदु स्थित है ए और बी, इस पे एक रेखाखंड खींचा, तो ये वृत्त को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो भागों में। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भाग है थोड़ा सा छोटा है और ये जो भाग है थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो भागों में विभाजित करता है इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। जो छोटा भाग है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड और जो वो बड़ा वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे यही चीज हमने लिखी है, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, जिनमें प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। मतलब ये भाग भी वृत्तखंड कहलाएगा और ये वाला भाग भी वृत्तखंड कहलाएगा। तो इस चित्र में ए बी वृत्त को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो भागों में। कैसे, एक तो हो गया हमारा ए सी बी और एक हो गया हमारा ए डी बी, ये दो भागों में हो गया। तो बड़ा वाला चाप कौन सा हमारा कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और छोटा वाला जो चाप है वो हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई बात समझ में। वृत्तखंड के बाद हम बात करेंगे त्रिज्या खंड की। किसकी बात करेंगे, त्रिज्या खंड की। तो देखो वृत्त के किसी चाप, अभी हमने बात की थी कि ये चीज क्या होती है, हमारी चाप कहलाती है, तथा उसके अंत्य बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। मान लीजिए ये एक चाप है, इसको हम अपने शब्दों में देखते हैं, ये एक चाप है। ठीक है, अब यहाँ पे चाप बिंदु ए और बिंदु बी से बना, तो इसको हमने किससे मिला दिया, वृत्त के केंद्र से मिला दिया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या से होने वाली ये अब क्या कहलाएगा, हमारा ये पूरा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वृत्त के किसी चाप तथा उसके अंत्य बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बना हुआ भाग, अंत्य बिंदु यानी कि ये इस चाप का अंत्य बिंदु एक ही है और एक ही है, इसको से त्रिज्याओं से बनने वाला जो क्या कहलाता है भाग, वो क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। तो देखो एक तो ये त्रिज्या खंड बना, अब इन्हीं दो पॉइंट से एक ये त्रिज्या खंड भी तो बनेगा, बना। तो यहाँ पे इसमें इस चित्र में कितने त्रिज्या खंड बने, दो। एक तो बना ओ ए एक्स बी,
ठीक है। दूसरा क्या बना, ओ ए वाई बी, दो त्रिज्यखंड बने। ये जो भाग है छोटा है, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ये वाला भाग बड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। आई यहां से बात समझ में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जीवा पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वृत्तखंड पढ़ा, हमने पढ़ा चाप, और फिर हमने पढ़ा त्रिज्यखंड, और हमने पढ़ा था परिधि क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं छेदक रेखाएं की। क्या बात करेंगे, छेदक रेखा की, यानी कि जो वृत्त को दो भागों में काटती हुई आगे निकल जाती है। तो ऐसा रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। देखो यहाँ पे एक रेखाखंड खींचा, तो यहाँ पे ये वृत्त को दो भागों में दो बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु M पर और एक बिंदु N पर। तो ये जो रेखा कहलाएगी, अब ये रेखाखंड नहीं कहलाएगी, अब ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई आगे बढ़ रही है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अर्थात यदि किसी रेखा के दो बिंदुओं पर एक वृत्त स्थित हो, यदि किसी रेखा के दो बिंदुओं पर एक वृत्त स्थित होता है, तो ये रेखा हमारी कौन सी कहलाती है, ये रेखा उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आइए यहां तक बात समझे। अब देखो हमारा क्या है, हमारा ये चित्र है, चित्र में हमारा केंद्र O है, PQ हमारी क्या कहलाएगी, इस वृत्त के लिए छेदक रेखा कहलाएगी, जो वृत्त को बिंदु M तथा N पे क्या कर रही है, स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, एक रेखा किसी वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकती, यानी कि ये जो रेखा है ना, ये दो अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है वृत्त को, दो से ज्यादा कभी भी नहीं काट सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में बात करेंगे और उनको हमेशा एज इट इज याद करेंगे। पहला परिणाम, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इससे क्या मतलब हुआ, पहले तो हमने बनाया एक वृत्त, इसका केंद्र है O, मान लीजिए ये हमारी जीवा है AB। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मान लीजिए जीवा पर डाला गया लंब ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है, समद्विभाजित करता है। तो ये इसको कितने भागों में समद्विभाजित करता है, दो भागों में। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु, ये इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। बात एक ही है, ये जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, इस तरह से। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। वृत्त की समान जीवाएं का मतलब, मान लीजिए ये एक जीवा है और ये मान लीजिए दूसरी जीवा है CD। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी एक जीवा है AB और ये दूसरी जीवा है CD। ये केंद्र से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट P है और ये Q है, तो ये क्या होती है, वृत्त की जो समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर, मतलब OP बराबर क्या होगा, OQ होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब देखो ये वाला, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, है ना, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए अतिरिक्त कोण का दुगना होता है। मतलब मान लीजिए वृत्त यहाँ पे इस चाप से एक कोण बनाया थीटा, और इसी चाप से ये दूसरा कोण बनाया, तो ये जो कोण होता है, ये इस कोण का क्या होता है, दुगना होता है। आसान शब्दों में आपको बात समझनी है कि ये चाप से बनाया गया कोण अगर ये थीटा है, तो यहाँ केंद्र पे बनाने वाला कोण क्या होगा, इसका दुगना, यानी कि 2 थीटा होगा। ये कुछ बातें जो आपको एज इट इज याद रखनी है। वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान कोण बनाती हैं, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, इसका ये, तो इसका जो कोण बनता है ये कौन सा होता है, 90 डिग्री का, यानी कि वो कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। वृत्त एक ही खंड के कोण परस्पर समान होते हैं। वृत्त के एक ही खंड के कोण परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में प्रत्येक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया और इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके सम्मुख यानी कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, अब तक हमने पढ़ा वृत्त के कुछ बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमको एज इट इज लर्न रखें। हमने पढ़ी छेदक रेखा। अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच क्या अंतर है वो भी मैं आपको यहाँ पे
बताऊंगी। तो क्या होती है वृत्त की स्पर्श रेखा? आप देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक तल पे, एक समतल में एक रेखाखंड लेते हैं AB और एक लेते हैं वृत्त। अब हम क्या करेंगे, इनकी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो हम बात करते हैं पहली स्थिति, एक वृत्त तथा एक रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब ये वृत्त को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है। एक स्थिति क्या होती है कि भाई हमने एक रेखाखंड ले लिया और एक वृत्त ले लिया, ये इस रेखाखंड इस वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में रेखा AB को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही। तो ये एक हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब वृत्त और रेखा में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। दो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब यहाँ इस तरह से एक रेखाखंड है AB, इस स्थिति में क्या होता है, रेखाखंड AB जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है, बिंदु P और बिंदु Q पर। तो इसको अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे तो वो क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाती है। ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या होती है कि अगर वृत्त का रेखाखंड इस तरह से केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि जो रेखाखंड AB है वो वृत्त को सिर्फ बिंदु P पर स्पर्श करता हुआ निकल जाए इस तरह से, तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इसको टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या डिफरेंस हुआ कि छेदक रेखा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई निकल जाती है इस तरह से। ये रेखाखंड है AB, ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए निकल गया, कौन से बिंदु PQ। तो ये हमारी हो गई कौन सी रेखा, ये हमारी कहलाएगी छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या करती है कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो एक होता है। तो आई बात समझ में, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच अंतर समझ में आया, ठीक है। ये तीन स्थितियां होती है, इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। मान लीजिए रेखाखंड CD है और एक रेखाखंड AB है, ये वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करी बिंदु P पर और ये वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करी, तो ये CD और AB हमारी क्या कहलाएंगी, स्पर्श रेखाएं कहलाएंगे। अर्थात ऐसी रेखा जिनका केवल एक बिंदु किसी वृत्त पर स्थित होता है उसे वृत्त की क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस चित्र की बात करें तो इस चित्र में केंद्र क्या है, O है, और दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, कौन कौन सी, AB तथा CD, जिनके बिंदु P और Q वृत्त पर स्थित है। कोई रेखा किसी वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, मान लीजिए ये रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है और ये वाली रेखा जो है बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है, तो इन बिंदु को हम क्या कहते हैं, इन बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, ये स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श रेखा और के उभयनिष्ठ बिंदु भी कहलाते हैं, ठीक है। अब हम स्पर्श रेखा के बारे में दो तीन बातें पता करते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और सिर्फ एक स्पर्श रेखा होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। वृत्त की अधिकतम दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो वृत्त के केंद्र के विपरीत और खींची जाती हैं। दो समानांतर कैसे कैसे हो सकती है, अभी अभी हमने चित्र पढ़ा था, या तो इस तरह या इस तरह, इससे ज्यादा और कोई स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए ये वृत्त के बाहर एक बिंदु है P, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई उस बाह्य बिंदु से तथा वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बाह्य बिंदु तथा वृत्त स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो हम देखते हैं। इस चित्र में O हमारा क्या है, केंद्र है, बाह्य बिंदु हमारा क्या है, P है, और स्पर्श बिंदु हमारा क्या है, Q है, और PQ हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के स्पर्श बिंदु Q से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती जाती है। ये इस पे क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये हमारे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं OQP की, तो ये कौन सा त्रिभुज बनाएगी, समकोण त्रिभुज बनाएगी, यानी कि OQP का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय सबको पता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इस त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, वो स्पर्श रेखा, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, ये हमारा कर्ण है,
कर्ण हमारा क्या हो गया, इसके सामने वाली, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं होगी, 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि कर्ण हमारा हो गया ओपी का स्क्वायर। लंब हमारा क्या हो गया, जो सेंटर से हमने उस पर त्रिज्या हमारी OQ का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा क्या हो गया PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आसान शब्दों में हम क्या कहेंगे, अगर हमें वृत्त की ये ज्ञात करनी है तो क्या कहेंगे हम, ये यहाँ पे इसकी स्पर्श OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब इनमें से अगर आपको कोई भी एक घटक दिया हुआ तो आप तीसरा घटक आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो पदों का मान ज्ञात हो तो हम सूत्र की सहायता से तीसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे एक छोटी सी प्रमेय है, सबसे पहले वो करते हैं जो बहुत सारी बार आपसे क्या कर दी जाती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या कहती है प्रमेय, सबसे पहले ध्यान से सुनना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे XY क्या है, एक स्पर्श रेखा है, उसका जो स्पर्श बिंदु है P वो क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होता है। यानी कि ये जो OP है वो इस पे क्या है, लंब है। यानी कि OP क्या है, लंब। यानी कि आपको क्या सिद्ध करना है कि जो OP है वो क्या है, लंब है, किस पर, XY पर। यह आपको सिद्ध करना है। आपको दिया हुआ क्या है कि केंद्र O वृत्त की स्पर्श रेखा है XY जिसका स्पर्श बिंदु है P, मतलब P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP क्या होती है, इस पे लंब होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी रचना करेंगे। हम क्या करते हैं, हम स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक और बिंदु बना लेते हैं। एक स्पर्श बिंदु हमारा ये P है, इसके अतिरिक्त हमने एक और बिंदु बना लिया Q, और अब हम इसको Q को किससे मिलाते हैं, O से। तो OQ को मिलाते हैं तो ये वृत्त को किस पे काटता है, बिंदु R पर काटता है। तो जैसे हमने इस OQ को मिलाया तो ये जो बिंदु R है इस वृत्त को यहाँ पे काट रहा है। तो अब हमने इससे क्या सीखा कि स्पर्श रेखा XPY एक अन्य बिंदु Q के बाहर स्थित है। यदि Q वृत्त के अंदर है, अगर Q मान लीजिए वृत्त के अंदर होता तो ये क्या होता, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होती, फिर नहीं होती। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि रेखाखंड OQ वृत्त की त्रिज्या OB से बड़ा होगा, अर्थात OQ जो है वो किसके बड़ा होगा, ये जो OQ है किससे बराबर, ऑब्वियसली बात है ये हमारी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। यहाँ से ध्यान से देखना, ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब ये जो बिंदु Q है ये तो वृत्त से बाहर है, तो ये तो बहुत ही क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो OQ होगा वो बड़ा होगा किससे, OR से। क्यों, क्योंकि R तो वृत्त पर स्थित है और Q का है वृत्त के बाह्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि और OR वृत्त की क्या है, त्रिज्या भी है। तो परंतु एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण, अब देखो अगर मैंने आपसे एक बार शुरू में कही थी कि केंद्र से वृत्त पे कोई भी बिंदु बनाओ वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ OR भी वृत्त की त्रिज्या होगी और OP भी एक तरह से क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि OR बराबर OP। तो यहाँ पे हमने इसको दिया समीकरण 1 और इसको हमने दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि OQ किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा, या OP छोटा होगा OQ से, लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या सिद्ध किया कि वृत्त की त्रिज्या OP उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी, उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी जो वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा XY के किसी भी बिंदु पर खींची जाती हो। मतलब ये जो OP रेखाखंड होगा ये सबसे छोटा होगा, चाहे आप यहाँ कोई रेखाखंड खींचो चाहे यहाँ खींचो, स्पर्श रेखा कितनी भी रेखाएं खींचो वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि OP जो है सबसे छोटी रेखा होगी। तो हमने यहाँ पे क्या बात सीखी कि वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा XY के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखाखंड सबसे छोटे रेखाखंड स्पर्श रेखा XY पे क्या होगा, लंब होगा। अर्थात हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो OP होगा वो स्पर्श रेखा XY पर क्या होगा, लंब होगा। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके विपरीत भी प्रमेय होती है कि हम मान लीजिए OP जो है लंब है XY पर, तो आप बताइए कि ये एक स्पर्श रेखा होगी, इसके विपरीत भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वो चीज वहां पे ध्यान रखनी है। अब हम एक प्रश्न करेंगे, हमने स्पर्श रेखा की लंबाई पढ़ी थी उस पर आधारित एक प्रश्न करेंगे। एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि ये वृत्त का केंद्र हुआ O और ये वृत्त बाह्य बिंदु है P, इसकी लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है।
बिंदु P से वृत्त पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। यानी कि जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम, माना स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर x, हमने ये मान लिया। अब हमें क्या पता है कि यहाँ केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब क्या होता है, ये लंब होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज OAP में समकोण त्रिभुज, हम यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। अभी हमें पता है कि ये समकोण, क्योंकि ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारा क्या हो गया, OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। OP हमारा है 15 का स्क्वायर, OA हमारा है 5 का स्क्वायर प्लस हमने इसको माना x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 बराबर 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस x स्क्वायर। हमें इस x का मान चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर 225 माइनस 25। 225 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 200 बचेंगे। हमें यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, इधर के पक्ष से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर रूट हमारा किसके बराबर हो गया, 10√2 के बराबर हो गया सेंटीमीटर। तो अगर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, क्या लिखोगे, अतः स्पर्श रेखा AP बराबर कितना आ गया आपका, 10√2 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए स्पर्श रेखा की जगह त्रिज्या पूछ ली जाए, कुछ भी पूछ ली जाए, 2 का मान देके तीसरी पूछ ली जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारा पहला उदाहरण। अब हम बात करते हैं एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिंदु, किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है, कि वो बिंदु कहाँ स्थित है उस पर निर्भर करेगी। तो हम यहाँ पे 3-4 स्थितियां पढ़ेंगे। पहली स्थिति, अगर जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित हो, इस तरह से मान लीजिए बिंदु वृत्त के अंदर P स्थित है, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यदि बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तब बिंदु P से होकर जाने वाली कोई भी रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर काट सकती है। इस प्रकार वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। वृत्त के अंदर से आप कोई भी रेखा खींचो तो वो वृत्त को कितने भागों में प्रतिच्छेदित करेगी, 2 भागों में, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि वृत्त के अंदर है बिंदु। और जब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, नहीं। कौन सी रेखा कहलाएगी, ये छेदक रेखा कहलाएगी। तो अगर बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई भी स्पर्श रेखा बनाना संभव नहीं है। कब, जब बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर स्थित है। ये हमारी पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर बिंदु P वृत्त पर स्थित हो, अब वृत्त पर ही बिंदु P स्थित है, तो यदि बिंदु P वृत्त पर स्थित हो तब इस बिंदु से होकर केवल एक रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे आपको खींच के दिखाइए, कब, जब बिंदु P वृत्त पर स्थित हो। ये हमारी हो गई स्थिति दूसरी। तीसरी स्थिति, जब बिंदु P वृत्त के बाहर हो, यानी कि अब बिंदु P क्या है, ना तो अंदर है ना वृत्त पर है, कहाँ है, वृत्त के बाहर है। यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तब बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक तो ऐसे और एक, यहाँ पे हमने नाम दे दिया T1 T2। अतः वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हमारी तीसरी स्थिति। तो हमने टोटल कितनी स्थितियां पढ़ी, 3। पहली, अगर बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। दूसरी, अगर बिंदु P वृत्त पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा, बिंदु P अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमारे बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई, ठीक है, हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई पढ़े थे। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा
रेखाखंड की लंबाई P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ये हम सबको पता है, अभी अभी हम पढ़ कर आए। यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब आपसे बोला जाएगा ना PT1 बराबर क्या होगा? PT2 होगा। यह आपको एज इट इज याद रखना है कि अगर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अब इस परिणाम को मैं एक प्रमेय से सिद्ध करके दिखाती हूँ। क्या है हमारी प्रमेय? कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, मतलब AP बराबर क्या होगा? AQ होगा। यह हमें सिद्ध करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो है O वृत्त का केंद्र है, R जो है वृत्त की त्रिज्या है, बिंदु A एक बाह्य बिंदु है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और यहाँ पे A, P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है AP और AQ है, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने उसको बराबर करने के लिए क्या किया? बहुत ही आसान सा है इसका। हमने क्या किया? केंद्र से बाह्य बिंदु को मिला दिया इस तरह से, एक ये और एक ये और एक ये। ध्यान से समझना, पहले मैं आपको इस प्रमेय को सिद्ध करना सिखाऊंगी। अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पे, ये क्या होता है? वृत्त के केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पे जीवा डालेंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये इस तरह से लाइन, ये क्या कहलाएगी? वृत्त को लंब कहलाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब होता है, तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनाएगी। ये 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब हमारे दो त्रिभुज हो गए, दो समकोण त्रिभुज हो गए। कौन कौन से? एक समकोण त्रिभुज हमारा हुआ OPA, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा हुआ OQA। हम इन दोनों समकोण त्रिभुज में बात करते हैं, ठीक है? तो समकोण त्रिभुज OPA तथा समकोण त्रिभुज OQA में देखो OP बराबर OQ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है? पहला पॉइंट हमने बराबर कर। OA बराबर OA होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है? दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, दो भुजाएं समान हो गई। और हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगल OPA बराबर होगा एंगल OQA की। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के। तो हमने RHS सर्वांग समता के नियम से इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दिया? सर्वांग सम। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो बाय CPCT का मतलब क्या होता है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड। कोरोस्पोंडिंग पार्ट का मतलब क्या होगा? इसके समानांतर ये भुजा, इसके समानांतर ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो AP बराबर क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। आराम से सिद्ध कर दिया। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे सिद्ध किया हमने क्या किया कि स्पर्श रेखा AP है ना, स्पर्श रेखा AP तथा OP बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या है। अर्थात अभी अभी हमने प्रमेय 1 पढ़ी थी कि OP क्या होगा? AP पर लंब होगा, और OQ भी क्या होगा? AQ पर लंब होगा। तो इसी हिसाब से लंब होगा तो एंगल OPA और एंगल OQA क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। तो OP बराबर OQ क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OA क्यों होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री के। तो अर्थात RHS सर्वांग समता के नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी बची हुई भुजा AP बराबर क्या हो जाएगी? AQ हो जाएगी। तो इससे हमने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है? अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। पहला परिणाम क्या कहता है? यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः तथा बाह्य स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पे दो वृत्त, एक तो ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं और एक ये बाह्य से, तो उनका स्पर्श बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। यानी कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः यानी कि इस तरह स्पर्श कर रहे हैं और बाह्य यानी कि इस तरह, तो ये जो स्पर्श बिंदु होता है वृत्त को मिलाने वाली यानी कि वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। पहला हमने तथ्य ये पढ़ा। दूसरा तथ्य हमारा क्या है
कि वृत्त के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा का युग्म आपस में या तो समानांतर होता है या वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची है और केंद्र से हमने तो ये क्या करेगी, केंद्र से बिंदु P पर इसको प्रतिच्छेद करेगा। तीसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि यदि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर हैं तो उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि ये स्पर्श बिंदु A और ये स्पर्श बिंदु B अगर हम इसको आपस में मिलाएं तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तब वे केंद्र से बराबर कोण बनाती है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा का रेखाखंड साथ में बराबर झुकाव होता है। बराबर झुकाव का मतलब क्या हुआ कि हमने ये रेखाखंड खींचा केंद्र से जो बाह्य बिंदु P को मिलाता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, एज इट इज एग्जाम में प्रश्नों में बहुत काम आते हैं। और लास्ट, वृत्त के अंतर्गत परिगत चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण अंतरित करती हैं का मतलब क्या हुआ, ये कोण बराबर होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ एक उदाहरण पढ़ लिए, तथ्य पढ़ लिए। अब हम एक उदाहरण करते हैं, एक प्रश्न करते हैं। बिंदु x, ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु x है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचती है xa तथा xb। ठीक है। इसी वृत्त पर स्थित बिंदु, अब यहाँ पे एक बिंदु m खींची है, जो स्पर्श रेखा xa तथा xb को बिंदु k तथा n पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो स्पर्श रेखा k और स्पर्श रेखा b k तथा n पर काटती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, km प्लस mn बराबर होगा ak प्लस bn के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहली बात हमें क्या पता है कि ax है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाह्य बिंदु को मानते हैं x। तो हमें ये पता है कि बाह्य बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु x से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यह भी हमने पढ़ी थी प्रमेय, बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ax बराबर या xa बराबर xb, हम ये कह सकते हैं। इसको हम देंगे समीकरण 1, है ना। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे बाह्य बिंदु जो है n है। नाउ अब बाह्य बिंदु n से, अब अगर बाह्य बिंदु n है तो इस पे स्पर्श रेखा क्या खींची गई, एक तो nb और एक क्या खींची गई, nm। तो nb बराबर क्या होगी, nm होगी। ये हमारी समीकरण हो गई 2। अब हम बाह्य बिंदु ले लेते हैं k, बाह्य बिंदु k से, बाह्य बिंदु हमने k से बात करी तो a k बराबर क्या हो गया, am हो गया, a k बराबर km। ये समीकरण हो गई 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो जब हमने जोड़ा तो nb प्लस ak बराबर क्या होगा, nm प्लस km। तो हम इसको अगर हमारे जो पूछा जाए उसके फॉर्मेट में लिखें तो ak प्लस bn बराबर हो गया km प्लस nm। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने सिर्फ एक प्रमेय का इस्तेमाल किया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एक बार हमने बाह्य बिंदु मान लिया x, एक बार बाह्य बिंदु मान लिया n, तो ये स्पर्श रेखा nb और nm आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाह्य बिंदु मान लिया k, तो ak और am आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस एक प्रमेय से हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया। तो इसी के साथ जो है आपका ये जो अध्याय है वृत्त वो होता है खत्म। अगली बार अध्याय करेंगे अगला, तब तक के लिए बाय बाय।